सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में यहाँ आर्य रिद्धि से मिलती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन रिद्धि नहीं मानती है, जिस पर कि आर्य गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर रिद्धि की हल्दी भी ख़त्म हो जाती है। अब इसके आगे अगले दिन रिद्धि की मेहंदी और उसके अगले दिन उसकी शादी होने वाली थी। वैसे तो रोहित और रिद्धि ने हॉस्पिटल से छुट्टी ले रखी थी, लेकिन कल के दिन रिद्धि का हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनके हॉस्पिटल में एक बहुत ज़रूरी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। और उस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ रिद्धि का ही नहीं, बल्कि माहिरा और रोहित का शामिल होना भी बेहद ज़रूरी था। कॉन्फ्रेंस पहले तो सुबह की थी, इसलिए उन्होंने मेहंदी की रस्म को शाम को करना ठीक समझा, लेकिन ऐन मौके पर कॉन्फ्रेंस का टाइम बदलकर शाम का कर दिया गया, जिस वजह से उन्हें मेहंदी का फंक्शन सुबह रखना पड़ा। मेहंदी के फंक्शन में रिद्धि ने एक ग्रीन कलर का लहंगा पहनकर स्टेज पर बैठी हुई थी और मेहंदी लगाने वाली लड़कियां रिद्धि के हाथों में मेहंदी लगा रही थी। वहीं आर्य रिद्धि के सामने एक चेयर डालकर उस पर बैठी हुई थी और लगातार उसे देखे जा रही थी। ये देखकर रिद्धि को बेहद चिढ़ हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। और बाकी के घर वाले उन दोनों को इस तरह से देखकर मजा ले रहे थे। आर्य लगातार मुस्कुराए जा रही थी और रिद्धि को देखे जा रही थी, और रिद्धि को उसकी हरकतों पर बेहद गुस्सा आ रहा था। दरअसल आर्य ने थोड़ी देर पहले जो किया उसे सोच सोच कर वो मुस्कुराए जा रही थी, जबकि रिद्धि को लग रहा था कि वो उसे चिढ़ाने के लिए मुस्कुरा रही है। थोड़ी देर पहले आर्य अपने घर से निकल कर कहीं जा रही थी कि उसकी मुलाकात उसके सामने से आती हुई 3 लड़कियों पर पड़ती है। उसकी नज़र उनमें से एक लड़की आर्य के पास आती है और बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, जिस पर आर्य बोलती है, जी बोलिए। वो लड़की, हमें रिद्धि मैम से मिलना है, तो आप बता सकती हैं कि इन तीनों घरों में से उनका कौन सा घर है। आर्य रिद्धि के घर की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, जी वो वाला, कहकर वो जाने लगती है और वो लड़कियां भी रिद्धि की घर की तरफ मुड़ गईं। लेकिन आर्य ने उन लड़कियों को आवाज़ लगाई और बोली, लेकिन आप लोगों को उनसे क्या काम है। तभी उनमें से दूसरी लड़की स्माइल करते हुए बोलती है, हम उनकी मेहंदी लगाने के लिए आए हैं। मेहंदी का नाम सुनते ही आर्य के दिमाग में एक शरारत सोचती है और वो लड़कियों के बिल्कुल पास जाकर और शर्माते हुए बोलती है, तो आप मेरी वाइफ को मेहंदी लगाने आई हैं। वो लड़कियां आर्य को ऐसे देखकर समझ गई थी कि शायद यही दूल्हा है, क्योंकि आर्य लड़कों की तरह रहती थी और उसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो लड़की है। लेकिन फिर भी वो कंफर्म करने के इरादे से आर्य से बोलती है, ओह तो मतलब आप दूल्हे हो। जिस पर आर्य स्माइल करते हुए कहती है, जी हाँ, मैं ही आपकी रिद्धि मैडम की परमानेंट दूल्हा हूँ। जिस पर वो लड़की हैरानी से कहती है, परमानेंट दूल्हा। तो आर्य बोलती, अरे मेरा मतलब कि मैं हमेशा रिद्धि के साथ रहूँगी, तो इसीलिए उसका नाम उसकी हुई ना परमानेंट दूल्हा। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, जी। फिर वो लड़कियां रिद्धि के घर की तरफ जाने लगी, तो आर्य ने फिर से उन्हें रोककर बोला, आप लोग मेरी होने वाली दुल्हन के हाथों पे मेरा नाम बहुत अच्छे से और बड़ा लिखना, जो सबको नज़र आए। वो लड़की बोलती है, बिल्कुल, हम आपका नाम ऐसे लिखेंगे जो सबको बहुत अच्छे से नज़र आए, लेकिन आप अपना नाम तो बता दीजिए। जिस पर आर्य मुस्कुराते हुए बोलती है, आर्य, लेकिन आप किसी को कहना मत कि आप क्या लिखने वाली हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो कह देना कि आपको दूल्हे का नाम पहले से ही पता था। वो लड़की आर्य को देखते हुए बोलती है, लेकिन क्यों, हम आपका नाम किसी को क्यों ना बताएं। जिस पर आर्य कहती है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। फिर बात को संभालते हुए बोलती है, वो दरअसल रिद्धि को पसंद नहीं है मेहंदी में नाम लिखवाना,
वो भी बड़ा बड़ा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरा नाम बड़ा बड़ा लिखवाएं और वो चाहती है कि मेरा नाम छोटा छोटा लिखवाएं। वो लड़की कहती है, लेकिन अगर हमने ऐसा किया और मैडम ने देख लिया तो हमारी तो नौकरी ही चली जाएगी। तो इस पर आर्य बोलती है, चिंता मत करो, मैं ऐसे इंतज़ाम मैंने ऐसा इंतज़ाम किया है कि जब तक तुम मेहंदी पूरी नहीं लगाओगी तब तक वो अपनी मेहंदी पर एक बार भी नज़र नहीं डाल पाएगी। वो लड़की कहती है, हम पर कोई बात नहीं आनी चाहिए, सारी जिम्मेदारी आपकी ही है। इस पर आर्य कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। अब इधर प्रेजेंट टाइम में बस इसीलिए ही आर्य रिद्धि का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने बैठी हुई थी। उसके सामने बैठने की वजह से ही रिद्धि भी उसे ही देखे जा रही थी और परेशान हो रही थी। लेकिन उसका ध्यान अपनी मेहंदी में बिल्कुल नहीं था और बाकी के घर वाले तो आर्य के इस प्लान में पहले से ही शामिल थे और आज इसी वजह से आर्य का प्लान बिना किसी रुकावट के पूरा होता जा रहा था। जल्दी जल्दी में मेहंदी का फंक्शन खत्म हुआ। रिद्धि ने जल्दबाजी में अपनी मेहंदी सुखाई और झाड़ दी। उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो एक बार अपनी मेहंदी को गौर से देख भी ले। शाम को उनकी कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए वो तीनों शाम को जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गए। उन लोगों के पहुंचने के बाद कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। कुछ घंटों में कॉन्फ्रेंस भी अच्छी तरह से खत्म हो चुकी थी और फिर हॉस्पिटल से कुछ खास डॉक्टर की मीटिंग चल रही थी, जिसमें माहिरा, रोहित और रिद्धि भी शामिल थे। अंदर मीटिंग चल रही थी, तभी हॉस्पिटल के दरवाजे से एक रिद्धि की ही उम्र की लड़की हॉस्पिटल के अंदर आ रही थी। उसने अपने सीधे हाथ में एक 5 साल की बच्ची का हाथ पकड़ रखा था, जो देखने में बिल्कुल उसी की तरह थी और बेहद क्यूट लग रही थी। और अपना दूसरा हाथ उसने अपने पेट पर रखा हुआ था। वो लड़की देखने में ही लग रही थी कि पूरे टाइम की प्रेग्नेंट है। वो अपने हल्के हल्के कदमों से मीटिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी कि गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बताया कि उसे डॉक्टर रिद्धि से मिलना है और उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। तो गार्ड ने उसे हॉस्पिटल के अंदर जाने दिया। लेकिन जब वो मीटिंग रूम के बाहर पहुंची तो बाहर जो गार्ड खड़ा था उसने उसे मीटिंग रूम में जाने से रोक दिया। वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतना शोर शराबा सुनकर अंदर बैठे सभी लोग डिस्टर्ब हो गए और डॉक्टर डिसूजा ने मीटिंग को बीच में रोक देने के लिए कहा। उसके बाद डॉक्टर डिसूजा ने गार्ड से फ़ोन करके पता किया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो गार्ड ने उन्हें बताया कि एक लड़की है जो डॉक्टर रिद्धि से मिलना चाहती है। तो डॉक्टर डिसूजा ने उस लड़की को अंदर भेजने के लिए कहा। इस तरह से एक अनजान लड़की और एक छोटी बच्ची को अंदर आता देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। गार्ड आकर डॉक्टर डिसूजा से कहता है, सर मैंने इन्हें बहुत मना किया लेकिन ये मान ही नहीं रही थी और बाहर आकर इतना शोर शराबा करने लगी। जिस पर डॉक्टर डिसूजा देखते हैं कि वो लड़की लगातार रिद्धि को ही देखे जा रही थी, लेकिन रिद्धि की नज़र अब तक उस पर नहीं पड़ी थी क्योंकि उसके आगे गार्ड खड़ा हुआ था। डॉक्टर डिसूजा कुछ कहने वाले थे, उससे पहले ही गार्ड उस लड़की के आगे से हट जाता है और रिद्धि की नज़र उस लड़की पे जाती है। उस लड़की को अपने सामने देखकर रिद्धि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। माहिरा, उस लड़की को अचानक वहाँ देखकर रिद्धि के मुंह से बस यही सब निकलता है। उसकी आंखों में आंसू और होठों पे एक साथ मुस्कान आ जाती है। वो अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने कांपते कदमों से खुद के और माहिरा के बीच का जो कुछ कदमों का फासला था वो तय करने लगती है, जिसको तय करने में उसने 6 साल लगा दिए थे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ जाती है। सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। वहीं माहिरा भी पूरी तरह से हैरान थी। उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आज इतने सालों बाद माहिरा उसके सामने नेहा उसके सामने खड़ी है। आंखें तो उसकी भी नम हो जाती हैं,
लेकिन वो तीनों थी तो बचपन की दोस्त। लेकिन रिद्धि की नादानी की वजह से उनकी दोस्ती भी शायद अब खतरे में थी। रिद्धि नेहा के सामने खड़ी थी और वो गौर से उसके चेहरे को देखने लगती है। आंसू और गुस्से से लाल सूजी हुई सी उसकी आंखें, बेरंग चेहरा, बेपनाह गुस्सा, दर्द, तकलीफ, खुशी और गुस्से जैसे इतने सारे भाव एक साथ उसके चेहरे पर थे। उसके कांपते होठ और उसका बढ़ा हुआ पेट लिए वो उसके सामने खड़ी थी। आज 6 सालों बाद उसकी सबसे अच्छी दोस्त, उसकी हमराज, हमेशा उसको सही गलत समझाने वाली उसकी बहन की तरह उसकी जान उसके सामने खड़ी थी। दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मायरा के पास, सॉरी, नेहा के पास रिद्धि से करने के लिए ढेर सारी शिकायतें थी, तो रिद्धि के पास उसका हालचाल लेने के लिए ढेर सारे सवाल। कहना दोनों ही चाहती थी, लेकिन ये सब उन लोगों के लिए इतना ज़्यादा भावुक था कि सब दोनों के गले से ही नहीं निकल रहे थे। मीटिंग रूम में इस वक्त बिल्कुल भी ड्रॉप साइलेंट था। डॉक्टर डिसूजा ने बाकी सारे डॉक्टर्स को वहाँ से निकल जाने का इशारा किया, तो सारे डॉक्टर दूसरे गेट से चुपचाप वहाँ से चले गए। अब उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ रिद्धि, नेहा और मायरा थी। कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। तो वो छोटी सी बच्ची जो नेहा के साथ आई थी, वो अपनी माँ का हाथ खींचते हुए बोलती है, मम्मी, ये तो वही है ना जिनकी बड़ी सी फोटो हमारे घर में लगी हुई है। उस बच्ची की आवाज़ सुनकर सबका ध्यान उस छोटी सी बच्ची पर जाता है। नेहा उस बच्ची की तरफ मुंह करती और कहती है, हाँ बेटा, ये वही है, ये आपकी बड़ी मम्मी है। रिद्धि उस बच्ची की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, तो मायरा उसका हाथ बीच में रोक देती है। तो रिद्धि बेबसी से मायरा की तरफ देखती है और अपनी गर्दन ना मिलाती है और बड़ी मुश्किल से बोलती है, नेहा। नेहा को तो रिद्धि पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो रिद्धि को एक जोर का थप्पड़ लगाती है और बोलती है, खबरदार जो अपने मुंह से मेरा नाम लिया तो। कौन नेहा? कैसी नेहा? तू जानती भी है तेरी जिंदगी में कोई नेहा भी थी? नहीं जानती, क्योंकि अगर तेरे लिए नेहा कुछ होती तो तू ऐसा कभी नहीं करती। रिद्धि उसे रोककर, नेहा तू मेरी बात तो सुन। नेहा बोलती है, क्या सुनूं? हाँ, तेरा कोई नया झूठ? तुझे क्या लगता है तू फिर से कुछ झूठ बोलेगी और मैं उसे सच मान लूंगी? नेहा को इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो हल्के हल्के कांपने लगी थी। नेहा के फेस पे पसीना आने लगता है, तो रिद्धि उसे देखकर घबरा जाती है और जल्दी से नेहा का हाथ पकड़ती है और उसे चेयर पर बिठा देती है। इतने में मायरा उसके सामने रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर उसके आगे करती है। नेहा उन दोनों को देखकर अपना मुंह फेर लेती है, तो रिद्धि मायरा के हाथ से गिलास लेकर एक हाथ से नेहा का मुंह पकड़ती है और दूसरे हाथ से पानी का गिलास उसके मुंह से लगाकर उसको जबरदस्ती पानी पिला देती है। नेहा भी पानी पी लेती है, लेकिन उन दोनों की आंखों से आंसू अब भी लगातार बहे जा रहे थे। अब थोड़ा समय का सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। रिद्धि बात को तो शुरू करते हुए कहती है, तू इस हालत में यहाँ क्या कर रही है? इस पर नेहा गुस्से से बोलती, तुझे क्या फर्क पड़ता है मेरी हालत से? रिद्धि बोलती, फर्क पड़ता है इसीलिए तो पूछ रही हूँ। नेहा बोलती है, फर्क पड़ता तो तुम मुझसे इतना बड़ा सच नहीं छुपाती, झूठ बोलकर यहाँ नहीं आती। ये सुनकर रिद्धि अपनी नज़रें झुका लेती है और वहीं मायरा भी इधर उधर देखने लगती है, क्योंकि उसे पता था नेहा का गुस्सा किसी भी वक्त उस पर ही फटने वाला है। वही वो भी बलि का बकरा बनने वाली थी। मायरा को इधर उधर नजरें करते देखकर नेहा गुस्से से उस पर फूट पड़ती है और बोलती है, अब तू इधर उधर क्यों घूम रही है मायरा? तुझे मुझसे नजर मिलाने में शर्म आ रही है, लेकिन तुझे तो शर्म नहीं आई जब तुम दोनों ने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया था? और फिर रिद्धि को देखते हुए कहती है, मुझे तो लगा था कि हम तीनों बचपन के दोस्त हैं, तो हम तीनों 3 शरीर जरूर हैं लेकिन एक जान है। हम तीनों एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन तुम दोनों ने तो मेरा भ्रम ही तोड़ दिया। हमारी दोस्ती में तो बस तुम दोनों ही थी।
मैं कहाँ थी? कहीं भी नहीं। तेरी तो यही दोस्त थी ना। मैं तो तेरी कुछ भी नहीं थी, तभी तो तूने इतना सारा सच इसको बताया, इसी की मदद ली और मुझे कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। जिस पर रिद्धि गहरी सांस लेती और कहती है, देख नेहा, इस वक्त ज़्यादा गुस्सा तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए चल घर चल, आराम से बात करते हैं। माहिरा बोलती है, आर्य ने जो भी तेरे साथ किया वो गलत था, और जो तूने उनके साथ किया वो क्या था? बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही है रिद्धि। तुझे लगता है कि तू आर्य से दूर हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तू हमेशा से गलत थी और है, और आगे भी रहेगी। तूने आज तक कभी भी कोई फैसला सही नहीं लिया है। और फिर माहिरा को घूरते हुए कहती है, और शायद किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई तुझे सच का आईना दिखा सके, और इस माहिरा से तो बिल्कुल भी नहीं है। उसने तो हमेशा तेरे पागलपन में तेरा साथ दिया है और आज भी दे रही है। माहिरा नेहा को घूरता हुआ देखकर हड़बड़ा जाती है और जल्दी से कहती है, अब मैंने क्या किया है? रोही से शादी करने का फैसला इसका है। मैंने रिद्धि को तो नहीं कहा है शादी के लिए। अपनी लड़ाई के बीच में मुझे मत घसीटो। माहिरा के बोलते ही नेहा ने उसे घूरा तो वो चुप हो जाती है, और रिद्धि उसका बचाव करते हुए बोलती है, उसे कुछ मत कह नेहा, उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उसने तो हर उस वक्त में मेरा साथ दिया है नेहा, जब मुझे किसी के साथ की बहुत ज़रूरत थी और जब मैं बिल्कुल अकेली थी। जिस पर नेहा अपनी गहरी निगाहों से रिद्धि को देखते हुए कहती है, खुद को अकेला करने वाली भी तो खुद ही है रिद्धि। इस पर रिद्धि बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू यहाँ पर मेरी बचपन की दोस्त नेहा नहीं, बल्कि आर्य के छोटे भाई की पत्नी नेहा मिलने आई है। नेहा को अब रिद्धि पर और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है, तेरा जो ये छोटा सा दिमाग है ना, इसे कम इस्तेमाल किया कर, नहीं तो तेरे घुटनों में दर्द होने लगेगा रिद्धि। ये सुनकर मायरा की हंसी निकल जाती है, तो रिद्धि और नेहा दोनों उसे घूर कर देखते हैं। वो बेचारी अपना मुंह दबाकर हंसने लगती है। जब रिद्धि और मायरा ने दोनों ने उसे घूरना बंद नहीं किया, तो मायरा को लगता है कि अब वो यहाँ थोड़ी देर और रुकी तो वो दोनों उसकी जान ले लेंगी। इसीलिए वहाँ से बोलती है, नेहा की लड़की के पास जाती है और बोलती है, चलो बेटा, ये दोनों बचपन की दोस्त है और आज बहुत दिन बाद मिल रही है ना, इसीलिए ऐसे लड़ रही है। दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई बहनें इतने सालों बाद मिली है। भला इन दोनों के बीच में हमारा क्या काम? चलो हम दोनों कैंटीन में चलते हैं। ये दोनों तो एक दूसरे से बात करके ही पेट भर लेंगी, लेकिन हम दोनों को भूख लगी है तो चलो। ये कहकर नेहा और रिद्धि की तरफ देख के दांत दिखाती है और फिर वहाँ से आ, नेहा की बेटी को लेकर जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है। उन दोनों के जाने के बाद रिद्धि और नेहा रह जाते हैं। मायरा की हरकत देखकर दोनों ने अपना माथा पीट लिया था। कुछ देर वो खामोश रहती है और फिर नेहा गंभीर होकर कहती है, रिद्धि, तू ये गलत करती है। तूने आर्य के साथ बहुत गलत किया है। मानती हूँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी से एक गलती की, लेकिन क्या उस गलती की सज़ा इतनी बड़ी है कि तू वो सज़ा उनके साथ साथ खुद को भी दे रही है? रिद्धि बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है नेहा, और वैसे भी वो सब मैं नहीं भूल सकती। इस पर नेहा कहती है, हाँ सही कह रही है, जो आर्य ने किया वो गलत था, वो तू नहीं भूल सकती, लेकिन जो तूने आर्य के साथ किया वो तू एक पल में भूल गई। रिद्धि बोलती है, तू कहना क्या चाहती है? इस पर नेहा गुस्से से कहती है, तुझे सच का आईना दिखाना चाहती हूँ कि आर्य ने तेरे साथ गलत नहीं किया, बल्कि तूने आर्य के साथ गलत किया है। तुझे वो सब तो याद है जो आर्य ने तेरे साथ 6 साल पहले किया, लेकिन वो सब भूल गई जो उन्होंने तेरे साथ 9 साल पहले किया था। 9 साल पहले हुई थी ना तेरी शादी उनसे? बोल, हुई थी ना? इस पर रिद्धि अपना सर हाँ मिलाती है, तो नेहा आगे बोलती है, और उन्होंने तेरा सारा सच जानने के बाद भी तुझसे शादी की। वो शुरू से जानती थी कि तू उस
कमीने कुणाल से प्यार करती है, लेकिन फिर भी उन्होंने तेरे पापा के कहने पर तुझसे शादी की और तेरे परिवार को इतने बड़े क्राइसिस से बचाया। यहाँ रिद्धि खड़ी होकर खिड़की के पास चली जाती है और नेहा की तरफ पीट करके बोलती है, उसने क्राइसिस से पापा को बचाया था, ना तो इसकी कीमत भी वो पापा से मांगती, लेकिन बदले में मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी। नेहा भी खड़ी होकर उसके सामने आती है और उसका हाथ घुमाकर अपनी तरफ करते हुए बोलती, तू अच्छी तरह से जानती है रिद्धि कि तेरी शादी किसी भी डील के बदले में नहीं हुई थी। तेरी शादी इसलिए हुई थी क्योंकि अंकल ने कहा था आर्य से कि वो तुझसे शादी कर ले, क्योंकि वो चाहते थे कि तेरी ज़िंदगी उस कुणाल की वजह से ख़राब ना हो। ये सुनकर रिद्धि अपना मुंह फेर लेती है तो मायरा फिर उसे कहती है, मुंह फेरने से सच्चाई नहीं बदलती रिद्धि। सच तो ये है कि शादी के बाद आर्य ने तुझे इतना प्यार दिया, उस कुणाल से बचा कर रखा, लेकिन तू उसके प्यार में इतनी अंधी थी कि तूने उसके बिजनेस, उनके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो उनकी किस्मत ठीक थी, तूने वक्त पे तेरे इरादों के बारे में पता चल गया था और खुद को बचा लिया, वरना तूने तो ये कहकर नेहा रुक जाती है और एक गहरी सांस लेती है। ये सुनकर रिद्धि भी हैरानी भरी नज़रों से नेहा को देखने लगती है, क्योंकि सच तो ये था कि वो खुद भी भूल चुकी थी कि उसने भी तो आर्य के साथ कितना गलत किया है। आज उसे सिर्फ अपने जख्म दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसने आर्य को कितने जख्म दिए ये तो वो कभी सोचा ही नहीं उसने। नेहा बोलती है, मानती हूँ आर्य ने कुणाल के कहने पर आकर या उसके दिखाए हुए झूठों सबूतों के कहने में आकर तुझ पर उंगली उठाई, तुझे गलत साबित किया, लेकिन एक बात बता, तूने भी तो जूही के कहने में आकर उनको गलत समझा था, तूने भी तो उन्हें कैरेक्टरलेस समझा और यहाँ तक कि उन्हें कातिल तक बोल दिया। जिस पर रिद्धि अपनी गर्दन झुकाकर चुपचाप नेहा की बातें सुन रही थी तो नेहा आगे बोलती है, तूने गलती की, लेकिन इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी आर्य ने अपने दादाजी के कहने में आकर तुझे मौका दिया, तेरे सपने को हमेशा अपने सपने के ऊपर रखा। रिद्धि शायद ये सब सच सुनना ही नहीं चाहती थी। वो बोलती है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था ना कि ये सब करने के लिए, आर्य की इन सब में अपनी मर्जी थी। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय।